हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 30 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 2024 इमिशन गैप रिपोर्ट। यहाँ पर 2024 उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The emission gap report is published by the United Nations Framework Convention on Climate Change. And second, it assesses the difference between current and necessary emission level to meet the targets of the Paris Agreement. And third, the report focuses on the need for developed countries to update their NDCs before 2025. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ऊपर दिए गए इमिशन गैप रिपोर्ट से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, The emission gap report is published by the United Nations Environment Program, not UNFCCC. So the 2024 edition of the United Nations Environment Program's Emission Gap Report series tracks our progress in limiting global warming well below 2 degrees Celsius and pursuing 1.5 degrees Celsius in line with the Paris Agreement. आप ध्यान रखेंगे कि इमिशन गैप रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन यूएनईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल इश्यूज विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम and it was established by Maurice Strong, its first director, after the United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm in June 1972. सो आपने देखा कि यूएनईपी को स्टैब्लिश किया गया 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, कीनिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country did the Election Commission of India sign an agreement on electoral cooperation in October 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ चुनावी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या फिर अजरबैजान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समझौता हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। आप देख सकते हैं, The Election Commission signed an electoral cooperation agreement with Uzbekistan's central poll body, and the MOU aims to strengthen interaction between the two election management bodies. So, Chief Election Commissioner Rajiv Kumar visited Tashkent as an international observer for upcoming elections in Uzbekistan. And both election management bodies have a history of mutual cooperation and have participated in each other's election as observers. So the agreement will benefit the democracies of both countries. EMBs are responsible for overseeing and administering elections in their respective countries, and they ensure that elections are conducted in a free, fair and transparent manner. सो आपने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया और उज्बेकिस्तान का, इन दोनों के मध्य एक एमओयू साइन हुआ है। इसके साथ ही उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये एक डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है इन सेंट्रल एशिया, एंड दिस कंट्री उज्बेकिस्तान इज सराउंडेड बाय 5 कंट्रीज जिनमें शामिल है कजाकिस्तान टू द नॉर्थ, किर्गिस्तान टू द नॉर्थ ईस्ट, ताजिकिस्तान टू द साउथ ईस्ट, Afghanistan to the south and Turkmenistan to the southwest.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which three countries topped the World Justice Report Rule of Law Index in the terms of law and order? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कानून और व्यवस्था के मामले में विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक में कौन से 3 देश शीर्ष पर हैं? आपके ऑप्शंस हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। सेकंड, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे। थर्ड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, या फिर नॉर्वे, डेनमार्क एंड जर्मनी। आपको बताना है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये कंट्रीज हैं डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो आप यहां देख सकते हैं Denmark, Norway, and Sweden topped the World Justice Report's Rule of Law Index, and these countries are recognized for their strong law and order system and effective governance. So Pakistan ranked 140th, making it one of the 3 worst performers in the index after Mali and Nigeria. The index evaluates factors like government constraints, corruption, and fundamental rights. And the findings indicate a decline in law and order in the various countries. और आप ध्यान रखेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो है 79। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज रैंक इन द 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2024 की वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 180, 176, 165 या फिर 156। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसमें भारत की रैंक है 176। आप देख सकते हैं India ranked 176th out of 180 countries in the Global Nature Conservation Index, placing it at the bottom before Kiribati, Turkey, Iraq, and Micronesia. So India scored 45.5 out of 100 in the index, marking it as one of the 5 worst performers. The index evaluates countries based on the land management, threats to biodiversity, governance, and future trends. So high land conversion rates and biodiversity threats significantly impacted India's score, and India's marine conservation efforts are notably lacking, with only 0.2% of the national waterways protected. इसके साथ ही India is the 4th largest illegal wildlife trader in the world, with an annual sales worth around 15 billion euro. तो आप ध्यान रखेंगे ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। City was awarded the title of city with the best public transport system in the 17th Urban Mobility India Conference 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2024 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का खिताब दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू, भुवनेश्वर, श्रीनगर या फिर गुरुग्राम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड दिया गया है भुवनेश्वर को। आप देख सकते हैं Bhubaneswar was awarded the title of city with the best public transport system
at the 17th Urban Mobility India Conference and Exhibition 2024 और इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। Srinagar won the award for city with the best non-motorized transport system. Union Minister Shri Manohar Lal Khattar announced that Gurugram, Haryana will host the 18th Urban Mobility India Conference and Exhibition in 2025. तो आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस होगा उसका आयोजन किया जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा में। Sri Tokan Shahu praised the UMI's initiative, noting the achievement of over 1 crore daily ridership on metro trains across India and the commitment towards Vikshit Bharat 2047. So the Urban Mobility India Awards recognizes excellence in various urban transport categories, including sustainable transport, safety, intelligent transport systems, and public involvement. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Prime Minister Narendra Modi gifted Sohrai painting art to Russian President Vladimir Putin during the recently held BRICS summit in Kazan. From which state in India does the Sohrai painting originate? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग कला उपहार में दी है। आपको बताना है कि सोहराई पेंटिंग जो है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या फिर ओडिशा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संबंधित है झारखंड से। आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द रिसेंट ब्रिक्स समिट इन कजान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड अ सोहराई पेंटिंग फ्रॉम हजारीबाग, झारखंड टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। And Sohrai painting represent the indigenous artistic traditions of Jharkhand and are recognized as an ODOP item. So these paintings are characterized by their use of natural pigments and simple tools, with artists employing brushes made from twigs, rice straw or their fingers. तो आप ध्यान रखेंगे, सोहराई पेंटिंग जो है इसका संबंध है झारखंड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Awarded the title of the top central banker in the 2024 Central Bank Report Cards by Global Finance Magazine. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2024 की सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स में शीर्ष केंद्रीय बैंकर का खिताब किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं क्रिश्चियन केटल थॉमसन, थॉमस जॉर्डन, शक्तिकांत दास या फिर जेरोम पॉवेल। आपको बताना है कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार जो शीर्ष केंद्रीय बैंकर का खिताब है वो किसे दिया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये दिया गया है शक्तिकांत दास को। आप देख सकते हैं, Reserve Bank of India's Governor Shaktikant Das has been named the top central banker globally by Global Finance Magazine for the second consecutive year. So he received an A+ grade in the Central Bank Report Cards 2024 for his exceptional performance in inflation control, economic growth, currency stability, and interest rate management. So Shaktikant Das is one of the 3 central bank governors globally to achieve an A+ rating alongside Denmark's Christian Ketil Thomsen and Switzerland's Thomas Jordan. So आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।